भाई यार ये 12th की यार बैलेंस शीट याद ही नहीं हो रही है भाई यार। P&L भी याद नहीं हो रहा। क्या करे यार। आइडिया। चल भाई हो जा। बड़े दिनों बाद आया सारा। आज लगा है हाथ। डोर फाड़ दो हाथ। भाई यार ये चटनी बनाने से पूरी बैलेंस शीट याद हो जाएगी यार। मेरा P&L हो जाएगा भाई यार। ले मेरा तो सूप बन गया। मेरी चटनी बस रेडी हो रही है, बस ग्राइंड करनी बची है यार। कर दे। क्या बना रहा है तू? सूप P&L। नहीं ये डॉक्टर की सुनिए। बैलेंस शीट और P&L याद करने का सही टाइम रात को 12 बजे सोने के बाद, सुबह 5 बजे उठने से पहले। क्या क्या करते हो तुम लोग? ये क्या है? और ये सब नहीं करना है आपको, ना सोने के बाद ना उठने से पहले। आपको हमारा चैनल देखना है जागते जागते अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर। आप देखिए हमारा चैनल और याद करिए बैलेंस शीट एंड P&L। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अपने इस वीडियो में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही इजी तरीके से, कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंस शीट और P&L बाय हार्ट हो जाने वाला है। लेकिन हम इस वीडियो को देखें क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में जो हेड सब हेड आते हैं वो तो 2 नंबर के आते हैं। तो हमें क्या यूज है इस वीडियो को देखने का? यस, डेफिनेटली बैलेंस शीट के हेड सब हेड तो 2 ही नंबर के आते हैं, लेकिन कॉमन साइज कंपैरेटिव के अंदर आपको बैलेंस शीट फ्रेम करनी पड़ सकती है और P&L बनाना पड़ सकता है। दूसरा, रेशियो एनालिसिस के अंदर रेशियो के फॉर्मूले तो आप याद कर लेंगे, लेकिन हेड सब हेड की नॉलेज के बिना आप कभी भी क्वेश्चन को फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो यूज ही बैलेंस शीट का होता है। यानी कि एक साथ 3 लेसन सेट करेंगे बैलेंस शीट को सीख के मेरे साथ में। मैं हूं मनीष अवर, क्रैकिंग कॉमर्स मेरा चैनल है, और देखते रहिए हमारे इस चैनल को ताकि आपको दे सके हम लोग नए नए वीडियोस, वो भी इजी मैनर के अंदर सारे लेसन्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट। हम सीखने वाले हैं यहां पर बैलेंस शीट, जो कि बनती है शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। नया, पहला था 1956, अभी चल रहा है 2013। तो हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीखने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? जब इतना बड़ा बैलेंस शीट हो जो कि आपको याद नहीं हो रहा, क्योंकि अगर याद हो गया होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो आप देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब बैलेंस शीट आपके लिए ट्रॉमा है। तो चलिए सॉल्व करने के लिए हम करते हैं बैलेंस शीट को थोड़ा सा इजी फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि बचपन में आपने पढ़ा होगा, मम्मी ने बोला होगा कि कोई भी बड़ी चीज लर्न करनी हो तो उसको पीसेस में बांट लीजिए। हमने भी क्या किया है, बैलेंस शीट को 5 पीसेस में बांट लिया है। 3 पीसेस तो है लाइबिलिटी साइड के, लाइबिलिटीज, और 2 पीसेस हैं असेट साइड के। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड, सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड थर्ड है करंट लाइबिलिटीज। असेट में आते हैं तो यहां पर है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। हम लोग 5 पार्ट में बांट लेंगे पूरी बैलेंस शीट को लर्न करने के लिए। तो 1 बाय 1 पार्ट को हम फोकस करेंगे। पहला पार्ट है लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, यानी कि ऑनर का फंड। ऑनर के फंड में क्या क्या आता है? पार्टनरशिप में तो कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस थे, लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी में ऑनर की कैपिटल कहलाती है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का होता है फंड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड का नाम है, ओनली इक्विटी नहीं है, ओनली लाइबिलिटी भी नहीं है। अब बन गया ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो हेड का नाम है, लाइबिलिटी की जगह पे
इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का फंड। क्या क्या आता है इसमें? फर्स्ट शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आ गया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। दो ही तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में होगा वो भी इन इक्विटी शेयर से ही बिलोंग करता है। तो कौन कौन से रिजर्व हमारे कोर्स में है? तो हमारे कोर्स के अंदर है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या एनी टाइप ऑफ रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस। आई रिपीट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L का क्रेडिट बैलेंस, एनी अदर रिजर्व, वर्कमैन फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो सब रिजर्व भी, ठीक है, लेस P&L का डेबिट बैलेंस। इतना सा काम है, मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड थर्ड है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो इन फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको भी हमने शेयर होल्डर फंड के पार्ट में रखा हुआ है। इसका मतलब नाउ शेयर होल्डर फंड अकेला नहीं है, उसमें तीन चीजें हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, साथ में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। बी पार्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर आपने 5 पार्ट बताए थे, लेकिन ये बी पार्ट तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि सेकंड पार्ट तो अपना नॉन करंट लायबिलिटीज था, लेकिन बुक के अंदर ये दिया हुआ है और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हेड सब हेड के पर्पज से इसको पूछ लेते हैं। तो इसका अपना ही अपना हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बी पार्ट के अंदर है, अकेला आइटम है, सिंगल हेड है, लेकिन रेशियो एनालिसिस के लेसन में इसको हम लोग ऐड कर देते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर ही। होता क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, जैसे ही अलॉटमेंट होगा इट विल कन्वर्टेड इनटू शेयर। फिलहाल जब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ तब तक ही पैसे हमें वापस करने पड़ सकते हैं, इसके लिए रखा गया इसको लायबिलिटी साइड में। लेकिन आता ये शेयर होल्डर फंड के नीचे है, हेड सब हेड के हिसाब से इसका अपना हेड है, इक्विटी लायबिलिटी के अंदर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन रेशो के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट 12 मंथ के बाद में होने वाला है, बहुत इजी है, मतलब 12 मंथ के बाद पेमेंट करोगे, कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहां से हो सकता है? आई थिंक कि लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन देती है, लेकिन सबसे रिलायबल है बैंक्स। हम लोग लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए ट्रस्ट करते हैं बैंक के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म लोन लेने गए बैंक में तो बन गया बैंक लोन, लेकिन बैंक या कोई भी अदर बिना सिक्योरिटी, बिना मोर्गेज के, मोर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना ना, तो बिना गिरवी रखे बैंक्स कभी लोन नहीं देते। तो तीसरा हो गया मोर्गेज लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन लेने गए बैंक में, बैंक लोन, बैंक बिना मोर्गेज के लोन देता नहीं है तो मोर्गेज लोन। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, अगर हमारे पास में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, मोर्गेज कुछ है ही नहीं, तो हम इश्यू करेंगे अपनी कंपनी के डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। ये भी एक लोन ही होता है। डिबेंचर का हिंदी मतलब क्या होता है? लोन लिया है आपने, ऋण पत्र मतलब लोन लिया है, तो लोन लेना ही डिबेंचर भी लोन ही है। और पब्लिक डिपॉजिट मतलब अब अगर डिबेंचर भी किसी ने पैसे नहीं दिए, डिबेंचर भी किसी ने नहीं लिए, तो हम पब्लिक के आगे बोलेंगे हाथ जोड़ के, यस पब्लिक डिपॉजिट करवाओ। इसका मतलब पब्लिक डिपॉजिट भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा था। प्रोविजन का मतलब है जहां पर लायबिलिटी सर्टेन है बट अमाउंट सर्टेन नहीं है। ऐसी चीज जहां लायबिलिटी सर्टेन है और अमाउंट का पता नहीं है, कितनी भी हो सकती है, एग्जैक्टली अमाउंट का आइडिया नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोविजन। और ये लॉन्ग टर्म है, इसका मतलब है ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद होना है और उसका अमाउंट भी पता नहीं है। सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? 2 लायबिलिटी ऐसी है। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी। देखो बच्चों, जो भी बंदा काम करता है वो काम कितने भी साल तक कर सकता है, मतलब फिक्स टाइम होता है ना सर, 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होता है। डेथ तो पहले भी हो सकती है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी पहले भी तो हो सकती है। और दूसरी चीज है उसकी पोस्ट, अगर उसने काम अच्छा किया तो बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन लेके ऊपर पहुंच जाएगा। प्रमोशन का मतलब है सैलरी का बढ़ना, और ये जो होते हैं ना दोनों पीएफ एंड ग्रेजुटी, ये उसकी सैलरी के ऊपर परसेंटेज बेसिस पे होते हैं। हमें भी पता है रिटायरमेंट तक वो कौन सी वाली ग्रेड पे पहुंच जाएगा। हम तो नॉर्मल उसका ग्रेजुटी पीएफ बनाते रहते हैं, तो इसका मतलब है हमें ये तो पता है कि हमें पीएफ और ग्रेजुटी का पेमेंट उसे करना है, लेकिन कितना अमाउंट करना है नहीं पता है, इसके लिए हम बनाते हैं उसका प्रोविजन। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। और दूसरा प्रोविजन फॉर वारंटी।
अब इसकी बात समझिए, वारंटी के प्रोविजन को यहां क्यों रखा है। जनरली फिक्स एसेट जो आप लेते हो, आपके घर में टीवी लिया है, फ्रिज लिया है, एसी लिया है, कोई वॉच, महंगा वॉच लिया है, आपने व्हीकल लिया है, कार लिया है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स की वारंटी आती है। तो वारंटी का क्या मतलब है, अगर उतने साल के अंदर वो एसेट खराब हो जाती है तो आप कंपनी के पास जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट को ठीक करवाइए। लेकिन क्या आप एक्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने % लोग अपने गुड्स को लेके वापस जाने वाले, अपने एसेट को लेके वापस जाने वाले ठीक करवाने के लिए? नहीं ना, एक्जैक्टली नहीं हो सकता है। एक भी % ठीक कराने नहीं पहुंचे। हो सकता है 40% लोगों की एसेट खराब हो जाए और वो पहुंच जाए रिपेयर कराने के लिए। 10% जा सकते हैं, 20% जा सकते हैं। इसका मतलब वारंटी अगर 1 साल से ऊपर की आपने दी है अपने गुड्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हाउ मेनी पीपल विल कम टू यू फॉर रिपेयरिंग और ऑल। ठीक है, तो जो जितने भी आएंगे आपको वारंटी तो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो आप बनाएंगे इसके लिए भी प्रोविजन, अदर नॉन करंट एसेट नॉट टू बी इवेल्युएटेड, आपको ध्यान नहीं देना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने में खत्म करना है। यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का फंडा, ऑपरेटिंग साइकिल का भी फंडा होता है, जो कि मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। फिलहाल देखते हैं कि 12 मंथ्स का टाइम लेते हैं, 12 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट करना है। तो यहां पर फर्स्ट नंबर पे आएगा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब किसी से आपने लोन लिया ये बोल के जब मांगेगा वापस दे दूंगा। वो तो शाम को ही आ गया मांगने, या 1 घंटे में मांग लिया उसने आपसे, तो 1 घंटे में मांग लिए तो आपको 1 घंटे में वापस देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यही बोल के लिया था जब मांगेगा ऑन डिमांड तुझे वापस दे दूंगा। तो प्लीज ये मत बोला करो किसी को, ठीक है, क्योंकि ये बोलोगे ना तो वो आधे घंटे में आ जाएगा मैंने मांग लिया अभी, तो आपको आधे घंटे में वापस देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में फर्स्ट लोन रीपेबल ऑन डिमांड। सेकंड है शॉर्ट टर्म लोन, आपने अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को या कहीं और से, बैंक से, कहीं से भी आपने बोल के लिया कि मुझे 6 महीने के लिए लोन चाहिए, मतलब लेस देन 12 मंथ्स मुझे लोन चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही टेम्परेरी नेचर का, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए क्योंकि इस पे हैवी इंटरेस्ट लगता है भाई। ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट फ्री में नहीं देता है, हैवी इंटरेस्ट लगाता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट कम से कम यूज करना पड़े। अगर यूज कर भी लिया तो जैसे ही पैसा आए पहले बैंक का ओवरड्राफ्ट क्लियर करो यार, कोई बहुत इंटरेस्ट कौन देगा। कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट है और वो इस साल मैच्योर हो रहा है, मैच्योर हो चुका है तो वो आएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। लेकिन अगर वो इस साल मैच्योर होने वाला है, लेस देन 12 मंथ्स बचे उसके मैच्योरिटी में, 6 मंथ के बाद में मैच्योर हो जाएगा, 7 मंथ के बाद में मैच्योर हो जाएगा, 11 मंथ के बाद में मैच्योर हो जाएगा, तो आप उसको रखेंगे इस हेड में, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आ सकता है क्वेश्चन में, हेड से हेड पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा, गलत बता दोगे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब अगेन वही है प्रोविजन, अमाउंट तो पता नहीं है लेकिन लायबिलिटी पता है। उसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। सर टैक्स का प्रोविजन, तो टैक्स तो इनकम होने के बाद देते हैं, तो पता ही है ना इनकम कितनी हुई है। कंपनीज को एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, आपको पता है। कंपनी को ईयर खत्म होने से पहले ही आइडिया लगा के एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर टैक्स जमा कराना पड़ता है, वो कहलाता है एडवांस टैक्स। नहीं पता भाई कितना बनेगा, हम तो आइडिया से जमा कराते हैं, तो कहलाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पैसे डूब सकते हैं, कितने नहीं पता, ये तो इमेजिनेशन ही है कितने डूब सकते हैं, ठीक है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि इतने पूरे डूब जाएंगे। हो सकता है जितने का प्रोविजन बनाया है उससे ज्यादा पैसे डूब जाएं, बिल्कुल भी ना डूबे, सारे पैसे वसूल कर ले निकाल के, तो निकाल सकते हैं ना पूरा। हाँ, तो पता नहीं है कि प्रोविजन एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने इसको याद रखा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हो तो डेटर्स लेस प्रोविजन लेना भाई। मतलब उस टाइम पर आप प्रोविजन को शॉर्ट टर्म प्रोविजन मत मानना, उस टाइम पे आप मानना कि डेटर्स जो है वो डेटर्स लेस प्रोविजन होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ट्रेड पेएबल, इसमें तो आपको पता है ना, क्रेडिटर्स और बीपी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, मतलब जो कहीं नहीं आया ना वो यहां आता है, पहली बात तो, लेकिन नहीं याद कर लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट है UMC। पहला यू स्टैंड फॉर अनपेड डिविडेंड, मतलब डिविडेंड ड्यू हो गया आपने पे नहीं किया है। दूसरा यू स्टैंड फॉर अनक्लेम डिविडेंड, मतलब आप पे करना चाहते हो लेकिन किसी ने बैंक अकाउंट ही बंद करवा लिया, तो अब वो आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन क्लेम नहीं किया किसी ने अभी तक। 2, तीसरा यू अनअर्न्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो बिना कमाए आपको मिल गई है, अनअर्न्ड इनकम। MC का M का मतलब है मैच्योर डिबेंचर, मतलब मैच्योर होने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग।
मैच्योर हो चुके हैं तो आ जाओ अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। और सी का मतलब है कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एरियर कहां आता है पता है आपको? शेयर कैपिटल में आता है, जो हम किसी और लेक्चर में लेंगे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस यहां आता है, कॉल्स इन एडवांस। इसके अलावा दो और चीजें मुझे मिली है आपकी बुक के अंदर जो मैं आपको बता दूं। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट अगर एक्रूड हो गया वो ड्यू हो या ड्यू नहीं हो, दोनों ही केस में वो इंटरेस्ट एक्रूड होने की वजह से आएगा करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जब आप लायबिलिटी पढ़ रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लायबिलिटी वो देता है आपको, आपको लगता है वो लायबिलिटी है, लेकिन वो लायबिलिटी होती नहीं है। प्रपोज डिविडेंड, सर प्रपोज डिविडेंड तो लायबिलिटी में आता था पहले, अब नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो प्रपोज्ड है। इसको ऐसे समझो ना, प्रपोज, कोई प्रपोजल हम कर रहे हैं किसी को, सामने वाला रिजेक्ट भी तो कर सकता है, नहीं, और रिजेक्ट कर दिया तो प्रपोजल कहां बना? कैंसिल हो गया ना। इसीलिए प्रपोज डिविडेंड प्रपोजल है डिविडेंड के लिए, जरूरी नहीं है शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव कर दें। अप्रूव नहीं हुआ तो योर प्रपोजल विल रिमेन प्रपोजल। अप्रूव नहीं होने की वजह से वो लायबिलिटी बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी जो कि प्रपोज डिविडेंड है, क्या होती है? दीज आर द लायबिलिटीज व्हिच हैज नॉट बीन अराइजन बट मे अराइज अपॉन टू द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। सामने वाले की हां करते ही प्रपोजल एक्सेप्ट। तो हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट अगर वो सही होता है, फेवर में होता है, तो ये लायबिलिटी जनरेट। आपका डिविडेंड, अरे वो प्रपोजल की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई, मैं बात कर रहा हूं प्रपोज डिविडेंड की। डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, यस, उल्टा दिमाग चलाते हो, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, यस, तो बन जाएगी लायबिलिटी। इसका मतलब सर्टेन इवेंट के होने पर जो हो, दीज आर स्टेटेड इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स। बैलेंस शीट में शो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी को बताएंगे भी नहीं, डेफिनेटली बताएंगे। कैसे बताएंगे? बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में लिख के बताने वाले हम उसको, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड एग्जांपल हो गया, तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले प्रपोज डिविडेंड का हेड सब हेड क्या है, तो आप लिखना कहीं कोई हेड नहीं है, कोई सब हेड भी नहीं है, ये आएगा फुट नोट के रूप में, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लिख देना उसके आगे, पूरे नंबर मिलेंगे। कमिटमेंट्स इन नोट्स ऑफ अकाउंट। अभी ये कमिटमेंट क्या होते हैं? ये नई चीजें ला दी यहां पर, लेकिन जरूरी नहीं है सब क्वेश्चन पूछे वो आपसे, लेकिन मैंने बुक में देखा तो मुझे बुक में एक ऐसी चीज मिली, एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। मुझे भी नहीं आती थी भाई, तो मैंने देखा कि इसका मतलब क्या है, और फिर सोचा कि आप लोगों को बता दूं इसका मतलब क्या है। ऑब्लिगेशन है दैट ए कंपनी हैज एग्रीड, मतलब वो एप्लीकेशन जिसके लिए कंपनी ने ओके बोला, यस वी विल पे, बट विच आर नॉट येट रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, लेकिन जिसको हमने लायबिलिटी के रूप में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी होगी जिसके लिए कंपनी बोलती है यस, लेकिन लायबिलिटी के लिए रिकॉर्ड नहीं किया है? एक और लाइन लिखी है इसके बारे में, शायद उससे समझ में आ जाए। एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब कंपनी ने बोला है यस हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब एक काम करने वाले हैं एट ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, कभी फ्यूचर के दिन कभी करेंगे, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। सर नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देखिए शायद समझ में आए। एग्जाम्पल में बोल रहे हैं एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब होता है, मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मत दो, वो क्यूमुलेटिव हो जाता है, जुड़ जाता है, उसको देना पड़ता है इन फ्यूचर में, जब कभी आगे आपको प्रॉफिट होगा तो। मिल गया आंसर। सर्टेन सर्कमस्टांसेस के फ्यूचर में प्रॉफिट होना, अगर हुआ तो आपको इन सब सालों का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड एक साथ दे देंगे, और नहीं हुआ उससे पहले कंपनी बंद हो गई, कुछ नहीं देंगे। इसका मतलब अभी तक लायबिलिटी की वजह से बुक नहीं किया है, सर्टेन इवेंट होने के बाद ही दिया जाएगा। अगर सर्टेन इवेंट नहीं हुई तो नहीं दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी चीजों को बोलते हैं कमिटमेंट। आप याद कर लो ये अकेला नाम, आपको समझ में आएगा। सर्टेन इवेंट क्या है? फ्यूचर में प्रॉफिट का होना, अगर हुआ तो आपका जो ये डिविडेंड है हर साल हम लोग ऐड कर रहे हैं, जब वो दिन आएगा जब हमें प्रॉफिट होगा। जो भी नहीं हो रहा है आप लोग व्यूज बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो शायद प्रॉफिट होगा, और तब हम लोग भी दे पाएंगे एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पहले हम लोग इनको राइट ऑफ नहीं करते थे बल्कि एसेट में रखते थे, क्या बोल के राइट ऑफ करेंगे धीरे 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 धीरे। लेकिन अब क्या करना है, अब नए रूल के हिसाब से इनको जिस साल ही होते हैं, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जिस साल ही होते हैं, सेम ईयर्स में P&L में से इसको करना है राइट ऑफ। वहां बताऊंगा कौन से हेड सब हेड में ही आएंगे। बात करते हैं हम लोग असेट की। असेट तो बहुत इजी पार्ट है, लायबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
चुकाना पड़ता है ना, मुश्किल लगता है, लेकिन एसेट बहुत इजी पार्ट है। अपनी एसेट, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें दो तरह की एसेट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का जो पहला पार्ट था, पहले से नाम था फिक्स एसेट, बहुत आसान था, इजीली याद होता था। लेकिन अब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, सब कुछ एक ही नाम में दिखा दिया। तो आप भी देखिए क्रैकिंग कॉमर्स में सब कुछ एक ही जगह पर। तो इसमें फर्स्ट है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल, जैसे मैंने इस बोर्ड को टच किया, टेंजिबल है ये बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लाइव स्टॉक, मेरा बोर्ड। ये लाइव स्टॉक क्यों लिखा है यहाँ पर पता है? बहुत बार आता है हॉर्स। अब बंदे को पता ही नहीं हॉर्स कहाँ दिखाऊं मैं, फिक्स एसेट में दिखाऊं या कहाँ दिखाऊं, समझ ही नहीं आता। तो आपको बता दिया जितने भी जानवर हैं अगर आपके पास में है तो लाइव स्टॉक को दिखाया जाएगा फिक्स एसेट यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, टेंजिबल के हेड में ही दिखाया जाएगा, ठीक है। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल का मतलब है वो एसेट जिनको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। गुडविल देख सकते हैं? नहीं। ये देख सकते हैं कितने व्यूज आपको मिले, हमको मिले तो आप देख सकते हैं व्यूज अच्छे मिल रहे हैं, इसका मतलब गुडविल अच्छी है सर की। और व्यूज नहीं मिल रहे हैं मतलब नहीं, 100 गुडविल है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे सर, ठीक है। तो वो गुडविल दिखती नहीं है, महसूस की जाती है देख के कि हाँ कितने व्यूज आ रहे हैं वापस लिए। पेटेंट्स इंटेंजिबल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है डला हुआ है, जैसे मान लो अभी मोबाइल में लेते हैं तो व्हाट्सएप का क्या है, व्हाट्सएप दिखता है क्या अपने को? तो यहाँ पे चेक करता हूँ व्हाट्सएप दिख रहा है क्या, तो व्हाट्सएप का आइकन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या व्हाट्सएप टेंजिबल है? नहीं नहीं नहीं। इस कंप्यूटर को, इस मोबाइल को तोड़ देते हैं और ढूंढते हैं इसकी हार्ड डिस्क में व्हाट्सएप कहां पर रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि व्हाट्सएप नहीं मिल रहा है। वो डिस्प्ले में जो हो रहा है वो ओनली गेटवे है व्हाट्सएप खोलने का, ना कि एक्चुअल में व्हाट्सएप है। अगर मैं तोड़ दूं उसको, फिजिकली ढूंढूं, फिजिकली कहां पर सेव था व्हाट्सएप, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी क्या है, इनटेंजिबल एसेट में आता है। लेकिन अगर कोई टेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस में बन रही है, वो भी यही आएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल के। और कोई अगर इंटेंजिबल एसेट बन रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, वो बनता नहीं है, डेवलप होता है, तो वो होता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, वो भी यही आएगा। सेकंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब है शेयर, सिक्योरिटीज, सर जमीन जायदाद, वो सब तो यहाँ आ गया टेंजिबल में। यहाँ जमीन जायदाद नहीं है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स हैं। तो ये चीज अगर आप लेते हो फॉर मोर देन 12 मंथ्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दो है इसमें, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं? ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये रेशियो एनालिसिस में बहुत काम आने वाला है जब आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आपको याद रखना है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया उसमें से इतना पैसा तो आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, बिजनेस में लगाया ही कहां, वो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में हुई कहां। इसलिए ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको लेस करना है, ध्यान देना उस टाइम पे। आप एक छोटी सी मिस्टेक नंबर कटवा के 0 से बना देगी आपको हीरो, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने लोन दिया है, एडवांसेस दिया है किसी को मोर देन 12 मंथ्स के लिए, यहां आएगा। इसमें है कैपिटल एडवांसेस, कोई एसेट जो कि 2-3 साल में बनने वाली है उसके लिए आपने लोन दिया है तो वो यही आएगा। अदर नॉन करंट एसेट नॉट टू बी इवेल्युएटेड लिखा हुआ तो है, लेकिन मेरे मन में एक बात है कि इसमें एक चीज आती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट या ट्रेड रिसीवेबल फॉर मोर देन 12 मंथ्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? बिजली का कनेक्शन लिया है कभी? जैसे कमाओगे तब लोगे, घर बनाओगे तभी। पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, ये कनेक्शन लोगे ना तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा वहां जाके। वो मिलता कभी नहीं लाइफ में, क्योंकि ना आप घर बेचोगे तो कहीं और घर लोगे तो वहां देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो बुक ही रहता है गवर्नमेंट के पास में, लेकिन हम खुश होते हैं, अरे वो डिपॉजिट हमारा है, अरे गैस पे दिया हुआ डिपॉजिट हमें कभी मिलेगा। तो ये जो डिपॉजिट है, गैस वाला, पानी वाला, बिजली वाला, जो कभी मिलना नहीं है, सब यही आता है, अदर नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। और ऐसे रिसीवेबल, आपने किसी को माल बेचा है और बोले ठीक है पैसा 12 महीने बाद दे देना, तो वो ट्रेड रिसीवेबल तो है लेकिन वो आएगा इसमें। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट बहुत इजी है, 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर बिक जाने वाली है, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। खुद कैश भी इसी में आता है। इसमें पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आप याद रखना कैश फ्लो के लेसन में करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसको मानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रहेगा ना? ठीक है।
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे शॉर्ट टर्म लोन जो हमने दिए हैं 12 मंथ से पहले पहले वसूल कर लेंगे हम लोग। इन्वेंट्री, यहां पर इन्वेंट्री 4 तरह की है, पता है आपको? ये भी 4 तरह की होती है। यस, अरे मेकअप करती है गर्ल्स तो देखा नहीं हमने कितने तरह के ब्रश होते हैं, हमें तो पता भी नहीं है, हमें तो एक टूथब्रश का पता है। लेकिन यहां पर सिमिलरली इन्वेंट्री भी 4 तरह की होती है। पहली इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू आधा माल, तो वर्क इन प्रोग्रेस, और देन फिनिश गुड्स। और एक माल होता है जो हम लोग बना बनाए लेके आते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, हो गया ना 4। इसके अलावा लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, गुड्स इन ट्रांजिट। एक बात याद रखना, ये लूज टूल आप यहां ऐड तो कर रहे हो, लेकिन रेशियो के लेसन में इस लूज टूल्स को आपको इन्वेंट्री में से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिक्विड एसेट निकालते हो या आप करंट एसेट निकालते हो, करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री होती है, उस इन्वेंट्री में अगर लूज टूल है तो रेशियो के लेसन में लूज टूल को माना गया है फिक्स एसेट। इस लेसन में तो लूज टूल यहां आ रहा है, लेकिन रेशियो के लेसन में लूज टूल माइनस हो जाएगा इन्वेंट्री में से, याद रखना। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स, एनबीआर, ये सबको पता ही होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जेब में पैसा, हैंड में नहीं। अरे हैंड तो नाम है, जेब का पैसा भी कैश इन हैंड ही कहलाता है। सर पॉकेट में हो तो, सर पर्स में हो तो, वो भी कैश इन हैंड ही है। सर घर में अलमारी में हो तो, सर वो भी कैश इन हैंड ही है, हैंड में लेके घूमना नहीं है। कैश इन हैंड मतलब अपने पास रखा हुआ पैसा, कैश एट बैंक मतलब बैंक में पड़ा हुआ पैसा। बैंक में पड़ा नहीं होता है भाई, निकालने जाते हैं ना अपन बैंक में अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस, उसी को बोलते हैं कैश एट बैंक, ठीक है। अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। जब आप लिक्विड एसेट निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री, यस, एडवांस टैक्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वो तो होगी बैलेंस शीट की बात। अब बात करते हैं P&L की। यहां देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है फाइनेंस कंपनी है, और टीचर बड़ा खुश होता है ये देखे, मैंने फाइनेंस कंपनी दे दी, बच्चा फंस गया यहां पर आके। तो हम बताते हैं कि देखो क्या काम होता है। एक्चुअली जो नॉर्मल कंपनी होती है उसका काम होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज, लेस रिटर्न, ये उसकी मेन सेल होती है, मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ये चीजें गुड्स माल बेचते हैं, सर्विस देते हैं, या कुछ माल वापस आ जाता है, लेस कर देते हैं। प्लस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, मान लो अपने माल बनाने के टाइम में कुछ स्क्रैप बचता है, हम वो टुकड़े वगैरह स्क्रैप के बेच देते हैं, तो वो भी मेन रेवेन्यू ही है। तो दोनों को जोड़ देंगे। कभी कभी रेवेन्यू फ्रॉम स्क्रैप आ जाता है, बच्चा समझता नहीं है, इसको डाल देता है अदर रेवेन्यू में। नंबर कट, याद रखना, ये भी सेल ऑफ स्क्रैप भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? सुनने में आता है लोन देते हैं, फिर वसूल करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, किसी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी डिबेंचर ले लेते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट। तो सेम फाइनेंस कंपनी का काम क्या है? जो काम है पैसा देना लोन पे, इंटरेस्ट की इनकम। जगह जगह बस में देखा नहीं आपने, 10 मिनट में लोन लो, वो सब यही लोग होते हैं। ले मत लेना गलती से, बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, ये कंपनियां शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करती है और शेयर्स पे मिलता है इनको डिविडेंड। गेन एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट किसको बोला है यहाँ पर? शेयर्स डिबेंचर को भी बोला है। तो शेयर डिबेंचर को जब लेती बेचती है तो उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देना, लॉस हुआ तो लेस कर देना, ये इसका मेन रेवेन्यू है। रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, वो अपने क्लाइंट्स को कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे कि शेयर मार्केट में कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, ऐसे कुछ टिप्स वगैरह देती है वो उनको। तो ऐसा टिप देती है, चार्ज करती है बदले में वो पैसा, तो वो भी उनकी मेन इनकम ही है। तो आपने देखा दो अलग अलग कंपनियों की मेन इनकम कैसे अलग अलग हो गई। याद रहेगा अपने को, फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? वही पैसा वसूल करना, तो फाइनेंस कंपनी का काम ही है। लेकिन अदर रेवेन्यू जो है वो इसकी भी अदर है और इसकी भी अदर है। ये जो इसका मेन काम है, नॉर्मल कंपनी के लिए ये काम भी किस में आएगा? अदर रेवेन्यू में आएगा। मतलब अदर रेवेन्यू दो हो गए इसके लिए, ये इसके अदर रेवेन्यू है, साथ में ये भी इसकी अदर रेवेन्यू है। लेकिन इसकी अदर रेवेन्यू कौन सी है? ओनली ये। समझ में आया? नहीं आया? मतलब इसकी मेन इनकम, इसकी मतलब नॉर्मल कंपनी की मेन इनकम ये, और ये जो फाइनेंस कंपनी का इनकम है ये नॉर्मल कंपनी की अदर इनकम है, प्लस ये अदर इनकम और है। जबकि फाइनेंस कंपनी की सिर्फ ये अदर नॉन इनकम है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो करती नहीं है, इसलिए। तो देखते हैं दोनों की अदर इनकम कौन कौन सी है। दोनों की अदर इनकम है रेंट रिसीव, कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले रखी है, इस कंपनी ने भी ले रखी है, इसने भी ले रखी है, उनको रेंट मिलता है, तो रेंट हमेशा ही क्या कहलाएगा? अदर इनकम कहलाएगा। डिस्काउंट रिसीव, इसको डिस्काउंट मिलता है, इसको डिस्काउंट मिलता है, दोनों का डिस्काउंट, अदर रेवेन्यू। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहां पर क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट लेना बेचना इसका मेन काम है, लेकिन असेट लेना बेचना इसका मेन काम नहीं है। इसका मतलब दोनों कंपनियों ने अगर फिक्स असेट को बेचा है तो दोनों ही कंपनी के लिए क्या है, अदर रेवेन्यू है। लॉस नहीं बोला है, ओनली प्रॉफिट बोला है। लॉस कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है तो वो भी इसकी अदर रेवेन्यू में ही आएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस में फर्स्ट पार्ट में आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सेकंड नंबर पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप बना बनाया माल ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो लाइन नहीं आएगी, और ले रहे हो तो लाइन डाल देना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एंड थर्ड है चेंज इन इन्वेंट्री, बताया था ना इन्वेंट्री कितने तरह की थी, 4 तरह की थी। रॉ मटेरियल की तो ऊपर आ गई, उसके बाद क्या क्या बची, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तीनों का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहां आ जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इकोनॉमिक्स के साथ में कंफ्यूज मत होना, वहां पर चेंज इन इन्वेंट्री को बोलते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लेकिन यहां पर ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स का फंडा अपना अलग है। यहां पर आपको बोलना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। याद रखना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देखो ये तीनों करने के बाद में हमें हमारे एम्प्लॉय की याद आई कि हमें एम्प्लॉय को भी कुछ देना है। तो एम्प्लॉय को हम लोग क्या क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, मजदूर है तो मजदूरी देते हैं, ऑफिसर है तो सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, दिवाली वगैरह आती है तो बोनस मिलता है। लीव इनकैशमेंट मतलब छुट्टी मतलब पैसा ले लो। तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको छुट्टी नहीं करनी होती है, घर से परेशान होते हैं, बीवी मारती है उनको घर पे रुकते ही, तो रुकना पसंद नहीं करते, उनके बच्चे परेशान कर देते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, वो आ जाते हैं, बच्चे देखते हैं क्रैकिंग कॉमर्स पे बैलेंस शीट वगैरह, और वो चले जाते हैं अपने ऑफिस, और ऑफिस में छुट्टी नहीं करते इसलिए उनको छुट्टी का पैसा भी मिलता है, लीव इनकैशमेंट। ठीक है, मुझे नहीं मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड इन ग्रेजुएटी आपको बताते ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन, याद है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम खर्चा मानते हैं, और वो एक्सपेंस में कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। हम एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो पैसा यहाँ से बुक होता है और चला कहाँ जाता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ के वेलफेयर के लिए कोई खर्चा किया है, कोई मूवी वूवी दिखा दी उनको कि लोग खाओ समोसे वगैरह, रिफ्रेशमेंट लो, तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं हम लोग, आज किसी का बर्थडे मना दिया, केक वेक ले आए उनके लिए, वेलफेयर हो रहा है। कहने के लिए वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर खाते सब लोग हैं उस केक को, लेकिन वेलफेयर स्टाफ का हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्टाफ का और तो वो यहाँ आ जाएगा। कैंटीन का खर्चा, बहुत सारी कंपनीज होती है जो सस्ती रेट में, कम रेट के अंदर या वाउचर देती है, उनको फूड वाउचर देती है, जाओ और खा के आ जाओ नीचे जाके, दोस्तों को भी बुला लिया करो, लेकिन कोई दोस्त बुलाता ही नहीं है किसी को, मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है। ठीक है, आप जब कभी लग जाओ ना अच्छी जगह पे तो मुझे जरूर बुलाना, पासेस पे खाएंगे दोनों। मेडिकल एक्सपेंसेस, बीमार हो गए तो खर्चा दवाइयों का कंपनी देगी, ये भी आपके सैलरी का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट का ही पार्ट है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब मार्केट रेट से कम रेट के अंदर आपको शेयर क्यों देते हैं, अरे आपको रोके रखने के लिए, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो अच्छा काम करने के लिए क्या जरूरी है, आपको मालिक बनाया जाए। मालिक बनाया जाए मतलब शेयर ऑप्शन दे रहे हैं, भाई ले ले, मार्केट में रेट चल रही है 800 रुपये, हम आपको दे रहे हैं 400 रुपये में। क्यों, मन लगा के काम करोगे, फिर आप क्यों आप चाहोगे कि 800 रुपये का प्राइस 1200 का हो जाए, बेनिफिट किसको मिलेगा, आपको। इसके लिए आप चाहते हैं मालिक बनना, वो आपको शेयर दे रहे हैं, तो ये भी कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय के बाद में याद आया हमें पैसे के बारे में, पैसे का जुगाड़ कहां से होगा, तो लोन वगैरह लिया है, तो यहां पर क्या है, फाइनेंस कॉस्ट में दो है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरोइंग कॉस्ट। मुझे बहुत कंफ्यूज होता था कि बैंक चार्जेस कहां आते हैं, बैंक चार्जेस बैंक से तो रिलेटेड है लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, तो बैंक चार्जेस यहां नहीं आता है, यहां पर आएगा इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस, चाहे वो इंटरेस्ट अपने बैंक लोन पे दिया हो या किसी प्राइवेट लोग से लिया है, तो उस पर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो वो भी आएगा, प्लस आपने अगर ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किया है वो भी आएगा, और डिबेंचर वगैरह पे दिया है तो वो इंटरेस्ट भी यहीं पर आएगा। अदर बोरिंग कॉस्ट, सर इंटरेस्ट के अलावा बोरिंग कॉस्ट और क्या होती है, अच्छा कभी जाके आओ बैंक के अंदर, फाइल के ऊपर वजन, वो प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल प्रोसेसिंग चार्ज, गारंटी वाला चार्ज, मैनेजर को थोड़ा मस्का पॉलिश, वो सब वो पैसा, वो सब देखो यहाँ पर क्या क्या है। डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अपने डिबेंचर को आपने डिस्काउंट में इशू किया है, डिबेंचर एक्चुअली क्या है, लोन, तो लोन लेने के लिए डिस्काउंट मतलब अपने को लॉस हुआ, वो लॉस भी यही आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब डिबेंचर को जब रीपे करेंगे तो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट देंगे, वो भी एक तरह से लॉस ही है, वो भी यही आएगा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, जाइए बैंक में जाइए, लोन लीजिए, आपको पता लगेगा। फाइल चार्जेस, अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गया वहां पर मैं, तो बोलता है फाइल चार्ज लगेगा,
अरे भाई तो मेरा तो 100% वो था ना इंश्योरेंस, मतलब वो जीरो वैल्यू वाला, मतलब सब कुछ आप ही दो। बोले नहीं सब कुछ हम ही देंगे, लेकिन फाइल चार्ज तो लगेगा ना आपका। वो फाइल चार्जेस क्या है, वो डॉक्यूमेंटेशन, वो सब फाइल चार्जेस। तो लोन प्रोसेसिंग का भी चार्ज होता है भाई, वो भी देना पड़ता है। गारंटी चार्जेस, लोन लेने बैंक वाला बोलेगा सिक्योरिटी रखवा दी, कोई बात नहीं, किसी बंदे की गारंटी भी लेकर आओ। अब मैंने किसी के साथ अप्रोच किया, भाई गारंटी दे दे मेरी, तो मुझे बोलता है गारंटी तो दे देगा लेकिन 10,000 रुपये लेगा गारंटी देने के। मतलब उसकी बैंक में चलती है, उसके लिए 10,000 रुपये ले रहा है मुझसे ये, क्योंकि मैं अपनी एसेट गिरवी रखवा रहा हूँ, मोर्गेज रखवा रहा हूँ वहां पर। बैंक को उससे मतलब नहीं है, गारंटी दो आप, तो गारंटी दो, लोन के लिए गारंटी दो, मतलब यही आएगा। कमिटमेंट चार्जेस, कोई चीज का आपने कमिटमेंट किया है कि अब मैं पे कर दूंगा ऐसा कुछ, उसके कुछ चार्जेस देने, या कोई और बंदा आपके लिए कमिटमेंट करे बैंक में कि अगर ये पे नहीं कर पाए तो हम पे कर देंगे, ऐसा कुछ। कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ऐसा कोई कमीशन आप पे कर रहे हो डिपॉजिट को मोबिलाइजेशन के लिए, तो वो भी यहीं आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, लोग कंफ्यूज होते हैं, गुडविल डेप्रिशिएट हो रही है, अरे गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होती भाई, ओनली टेंजिबल एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, और जितनी भी इनटेंजिबल एसेट है वो सब होती है अमोर्टाइज। राइट ऑफ दोनों ही होते हैं, बस कहने का मतलब वही है, सैलेड है ना, मतलब राइट ऑफ दोनों ही हो रहा है। डेप्रिसिएशन से भी एसेट राइट ऑफ हो रही है और अमोर्टाइजेशन से भी राइट ऑफ ही हो रही है, लेकिन कहने का वो है कि ये डेप्रिसिएशन है और ये अमोर्टाइजेशन है। अदर एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस कहीं भी नहीं आए वो सारे के सारे यहां पर आएंगे, जैसे कि कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेंट पेड, रिपेयर टू मशीनरी, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ऑडिट फीस, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, जो मुझे याद है ना वो सब मैंने लिख दिए यहाँ पर। आपको जो एक्स्ट्रा याद हो वो आप और डाल देना यहाँ पर, ठीक है। और फिर आ जाएगा, टोटल लग जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकाला, 4th नंबर पे आया था, 3rd नंबर पे आया था टोटल रेवेन्यू, और 4th पे आया था एक्सपेंसेस, तो 3rd में से 4th को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 5th प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट पे लगेगा टैक्स तो बनेगा 6 टैक्स, और फिर 7 बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस 5th में से 6 को माइनस कर देना तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस वीडियो में कैसे पता लगा सकते हैं कि सर ये P&L दिया हुआ है, इस P&L को देख के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, काम क्या आएगा। अच्छा, आपने जब कॉमन साइज कंपैरेटिव बनाना है ना बच्चे, तो कॉमन साइज कंपैरेटिव में आपको ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 20% है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना आता है वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट निकाल लेगा, जिसको नहीं आता है 4 मार्क्स गए। तो देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है। ये 3 जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर में लिखवाए थे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये तीनों को ऐड करना है, प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट में करना है ऐड ओनली वेजेस को 4, प्लस अदर एक्सपेंसेस में से करना है ओनली कैरियज इनवर्ड को, और फ्रेट आ गया तो फ्रेट को। बस इन सब का टोटल कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखते रहिए हमारा वीडियो, क्रैकिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब करिए और लाइक्स एंड मैसेज जरूर करिए। आप हमें बताइए कि क्या हम लोग इंप्रूव करें इसके अंदर, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेटर प्रेजेंटेशन के साथ में नए लेसन्स को आपके अकॉर्डिंग लेके आ सकें। थैंक यू।